हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू। और आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो है टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स। आप ब्लू एक्सेंट से पता लगा पा रहे होंगे कि ये एक ईवी है। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ये नेक्सॉन है। और ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये ईवी मैक्स है। तो दोस्तों, बाहर से, अंदर से और हर तरह से मैंने तो आपको इसकी वीडियोस दी ही थी, बट आज मुझे मौका मिल गया डिटेल में इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने का और आपके साथ शेयर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव को और आपको बताते हैं सभी एस्पेक्ट्स जो मैंने नोट करे इस गाड़ी के बारे में पिछले 5-6 दिनों में और 700-800 किलोमीटर की ड्राइव में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों, अपने टिपिकल वे में चलेंगे और एक एक करके सभी पॉइंट्स आपको क्लियर कर देंगे। तो अर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे ड्राइवर डोर पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स और साथ ही आपको विंडो लॉक के कंट्रोल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दोनों ही साइड टिपिकल वे में आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर देखेंगे तो राइट साइड में आपको मिलते हैं हेडलैम्प कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में मिलते हैं वाइपर कंट्रोल्स। इधर आ जाते हैं सेंटर कंसोल की तरफ, तो नीचे आपको ऑटो AC के कंट्रोल्स, गियर शिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रीजन मोड्स, ड्राइव मोड्स, ये कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जर मुझे दे दिया गया है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो कंट्रोल्स सारे टिपिकली अपनी जगह पे ही है। IRVM आपका ऑटो डिमिंग है और यहाँ बटन दे दिया गया है उसका। उसके अलावा कोई मेजर कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं है जो कि ऑफ लोकेशन पे हो या मुझे परेशान कर रहे हो। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करने वाली ये है कि ये जो आपके ORVM कंट्रोल्स हैं ये थोड़ा सा आपको ऑफ लग सकते हैं अगर कोई न्यू ड्राइवर शिफ्ट कर रहा है। बाकी विजिबल तो डेफिनेटली रहते हैं। थोड़ी सी पोजीशनिंग इनकी अगर डोर पे होती तो एक और ज़्यादा बेहतर आउटलुक आ सकता था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की जो कि है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी में दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शायद इस एंगल से बोनट दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, बट मेरे को मेरी सीट हाइट से डेफिनेटली बोनट दिख पा रहा है। और मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे 70-80% बोनट की विजिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि नेक्सॉन का अगर डिज़ाइन आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो कर्वी रखा गया है और उस कर्वी डिज़ाइन के चक्कर में पूरी एंड टू एंड विजिबिलिटी नहीं मिलती है। और ये SUV तो ज़रूर है बट एक बॉक्सी SUV नहीं है, इसीलिए आपको पूरा बोनट विजिबल नहीं होता है। बट दोस्तों, जितनी विजिबिलिटी बोनट की मिल रही है उतनी भी काफ़ी है। मेरे को पर्टिकुलरली विजिबिलिटी पार्ट में बोनट की और विंडशील्ड की कोई खास परेशानी नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं ए पिलर्स की। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि टाटा की ज़्यादातर सभी गाड़ियों के अंदर आपको काफ़ी ब्रॉड पिलर्स देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये ब्रॉड पिलर्स सेफ्टी में तो असिस्ट करते ही करते हैं, बट विजिबिलिटी में हैम्पर कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट आप देखेंगे ब्रॉड ए पिलर, फिर आपके ORVM कंट्रोल्स और फिर आपके ORVMs। तो ये तीनों चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड स्पॉट तो ज़रूर फॉर्म कर लेती हैं, बट उसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। और बात रही अगर ब्लाइंड स्पॉट की, तो दोस्तों थोड़े दिनों में हमें अपनी गाड़ी की आदत पड़ जाती है, नो मैटर किस तरह की विजिबिलिटी वगैरह हमारी गाड़ी प्रोवाइड करा रही हो। बस शर्त यह है कि हमें गाड़ी चलाने की अच्छी खासी आदत और प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई फ्रंट विंडशील्ड की विजिबिलिटी की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये जो ORVMs आप देख रहे हैं, ओवरऑल ORVMs की विजिबिलिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इनका साइज़ बिल्कुल एप्ट है गाड़ी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा बड़े आपको नहीं लगेंगे ये। और उसके अलावा अगर बात करते हैं साइज़ से अलग, तो दोस्तों विजिबिलिटी आपको एंड टू एंड पूरी मिलती है जितनी मेरे ख्याल एक ड्राइवर को रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद आ जाते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, IRVM जो है पूरी विजिबिलिटी कवर करता है आपकी रेयर की, और वहाँ पे भी कोई ख़ास परेशानी मेरे को नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, ड्राइवर कंफर्ट। तो ड्राइवर्स कंफर्ट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे टिपिकली अगर आप सीट्स देखेंगे तो लेदरेट सीट्स दी गई हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो कि इस टाइम ऑन है। और बारिश आ चुकी है, खैर बारिश को छोड़ते हैं फ़िलहाल के लिए। और हम बात कर रहे थे वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि दिल्ली में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अभी मार्च का महीना ही चल रहा है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। तो दोस्तों, सीट्स में कंफर्ट और कुशनिंग मेरे को ठीक ठाक देखने को मिला। सीट्स के अंदर हाइट एडजस्टमेंट और स्टेयरिंग के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ से मेरे को ओवरऑल एक अच्छी ड्राइविंग पोजीशन लेने में भी मदद मिलती है और यहाँ पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बाकी फीचर्स की बात अभी आगे चल के करेंगे।
पॉइंट आउट करने वाली चीज़ ये है ड्राइवर्स कंफर्ट में कि कंफर्ट और कुशनिंग बढ़िया है, लेदरेट सीट्स हैं, गर्म ज़रूर हो जाती हैं गर्मियों के अंदर, और सनरूफ वगैरह भी आती है इस गाड़ी के अंदर जैसा कि आपको पता ही है। बट उसके अलावा अगर बात करूँ इश्यूज़ की पर्टिकुलरली, तो दोस्तों वेंटिलेटेड सीट उस इशू को कवर कर देती है जो ये सीट्स हीट हो जाती हैं, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि है ड्राइविंग डायनामिक्स की तरफ। तो ड्राइविंग डायनामिक्स में सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है 141 PS की पावर और साथ में 250 Nm का टॉर्क। अब दोस्तों पावर फिगर्स आई डोंट नो आपको कैसी लग रही हैं ऑन पेपर, बट एक रफ आइडिया देने के लिए आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम पावर है जो आपको नेक्सॉन के अंदर मिलती है, वो भी ईवी मैक्स के अंदर। नो मैटर आप इसे पेट्रोल से कंपेयर करें, आप इसे डीजल से कंपेयर करें, या फिर आप इसे ईवी प्राइम से कंपेयर करें, तो ये सभी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपको सबसे ज़्यादा पावर वाली नेक्सॉन चाहिए तो फिर आपको यही ईवी मैक्स कंसिडर करनी पड़ेगी। तो पावर का एक सैंपल दिखा देते हैं। 3 ड्राइव मोड्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इकोनॉमी में देखिएगा कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। और ये हो गया 70। तो दोस्तों परफॉर्मेंस आपको शायद ऐसे ना समझ आ रही हो तो मैं बता देता हूँ। डेली कम्यूट के लिए, सिटी यूज़ के लिए, ट्रैफिक यूज़ के लिए आपको कहीं से भी कमी नहीं लगने वाली है इसके इको मोड में। बट अगर आप एक पहले से पावरफुल कार चला रहे हैं और इस ईवी पे स्विच करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में है कि यार ईवी तो इंस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड कराती है, तो दोस्तों इको मोड आपके लिए नहीं है। बट डेफिनेटली जब आप गाड़ी डेली लाइफ में ड्राइव करेंगे, यूज़ करेंगे, तो फिर आपको पता है कि आपको रेंज भी चाहिए, आपको पावर भी चाहिए, और आपको सभी चीज़ों का एक वेल बैलेंस चाहिए। तो उस बैलेंस के लिए आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे अपना नेक्स्ट मोड। नेक्स्ट मोड कौन सा है दोस्तों? सिटी मोड। सिटी मोड का सैंपल भी अभी आपको दिखाते हैं। बट ओवरऑल अगर बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री इसकी परफॉर्मेंस है। और मैं तो कहूँगा कि अच्छी ही परफॉर्मेंस आप इसे मानेंगे अगर ईवीज़ की भी बात करते हैं, क्योंकि इससे सस्ती जितनी भी ईवीज़ आती हैं, नो मैटर वो किसी भी ब्रांड की हो, उनके अंदर इतना पावर पंच या ग्रंट फील नहीं होता है। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अब मैंने डाल दिया सिटी मोड और आप देखेंगे एक इंस्टेंट सर्ज फील होता है पावर के अंदर। और अब काफ़ी कम डिस्टेंस के अंदर मैंने 70 की स्पीड अचीव कर ली है। और यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एक फ़र्क तो आ ही जाता है। और अब आ जाती है अपने नेक्स्ट मोड की बारी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैक्सिमम पावर आपको इसी मोड के अंदर मिलती है। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। दोस्तों स्पोर्ट ड्राइव मोड कंपनी का क्लेम है कि 9 सेकंड में 0 to 100 करती है ये गाड़ी। नोट करिए। दोस्तों शायद जितनी देर में बाकी मोड्स में ये गाड़ी परफॉर्म कर रही थी समवेयर अराउंड 70-80, उतनी देर में तो ये 100 पहुंच जाती है अपने स्पोर्ट मोड के अंदर। और स्पोर्ट मोड के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं पावर आपको मैनेज करनी आनी चाहिए, वरना आपको डेफिनेटली परेशानी आएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पंच आ जाता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आगे के टायर्स ट्रैक्शन लूज़ करने लग जाते हैं। वो हो सकता है बारिश वगैरह की वजह से हो, या वेरी करता है रोड कंडीशंस के ऊपर, गाड़ी के वेयर एंड टेयर के ऊपर। हालांकि ये गाड़ी ज़्यादा नहीं चली है और जितनी चली है उसमें से भी 800 किलोमीटर के आसपास मैंने ही चलाई है। तो ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो दोस्तों पावर में आपको कहीं लैग, कहीं कमी नहीं लगने वाली है। हाँ डेफिनेटली पावरफुल तरीके से अगर आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको रेंज नहीं मिलेगी, जैसे कि आप किसी भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को अगर पावर के हिसाब से चलाते हैं तो आपको माइलेज नहीं मिलती है। बट दोस्तों उसका क्या एस्पेक्ट है या क्या वर्डिक्ट है, कुछ ऐसा समझा देता हूँ आपको। बेसिकली मैंने जो पाया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, कभी कभी हमें मूड होता है कि यार आज गाड़ी थोड़ा पंची फील हो हमें, या आज गाड़ी तेज़ चलाएंगे, या आज कहीं जल्दी पहुंचना है, तब के लिए ये हमारा स्पोर्ट मोड काम आएगा। अदरवाइज मेजर कम्यूट्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इको और सिटी मोड में ही अपनी गाड़ी को यूज़ करें। उससे आपको एक अच्छा बैलेंस ऑफ पावर और रेंज दोनों ही देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो दोस्तों सीधा अपनी गाड़ी का इको मोड डालिए, और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी लेने की ज़रूरत है। चलिए खैर ये तो बात हो गई पावर की। अब दोस्तों पावर के साथ साथ आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छी ब्रेकिंग की। तो दोस्तों इसके अंदर ब्रेकिंग आती है ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स और
पर्टिकुलरली अगर ब्रेकिंग का एक आइडिया देने की कोशिश करूँ तो ये रोड तो ठीक नहीं है, आगे आपको एक आइडिया दे दूंगा। बट ओवरऑल अगर वर्डिक्ट बताऊं तो दोस्तों इस गाड़ी की टॉप स्पीड लिमिट करी गई है 140 किलोमीटर पर आवर पे, और ये कुछ लोगों को डेफिनेटली कम लग सकती है। अब ब्रेकिंग का सैंपल आपने देख ही लिया, क्योंकि इंडिया में लोग कहीं भी कभी भी और कैसे भी रुक जाते हैं, तो मेरे को स्पेसिफिकली दिखाना ही नहीं पड़ा आपको। एक डिज़ायर वाले भाई अभी आगे आ गए थे, वो आपने देख ही लिया। तो ब्रेकिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था जो इस गाड़ी की 140 की स्पीड लिमिट है, तो दोस्तों डेफिनेटली ये स्पीड लिमिट कुछ लोगों को कम लग सकती है, बट अपने इंडियन हाईवेज़ पे जो परमिसिबल लिमिट है वो 100 या मैक्सिमम आजकल जो नए हाईवेज़ बन रहे हैं उनकी है 120 की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट पर्टिकुलरली अगर मैक्सिमम इसकी टॉप स्पीड तक भी मैं बात करता हूँ तो ब्रेकिंग आपको डेफिनेटली परेशान नहीं करेगी और आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। बट जिस तरह से ये गाड़ी पिकअप लेती है या जिस तरह से ये गाड़ी 100, 120 या 140 पहुंचती है अपने इस रेड वाले स्पोर्ट्स मोड के अंदर, वहाँ पे डेफिनेटली आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी पावर हैंडल करना शायद सबके लिए एक नॉर्मल बात नहीं रहने वाली है। और डेफिनेटली मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर के पेट्रोल या डीजल इंजन से आ रहे हैं। बट डेफिनेटली अगर कोई आज की डेट में ईवी कंसिडर करता है तो सबसे सेंसिबल ईवी नेक्सॉन ही निकल के आती है। नो मैटर आप कोई भी एस्पेक्ट उसमें पकड़ लें, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों नेक्सॉन ईवी प्राइम भी कोई कम पावर के साथ नहीं आती है। हाँ, ईवी मैक्स के अंदर हल्का सा मैं कह सकता हूँ कि पावर का बूस्ट आप मान लीजिए। तो ये चीज़ें देखते हुए बस आपको पावर कंट्रोल करनी आनी चाहिए। बाकी पावर की बात हो गई, ड्राइव मोड्स की बात हो गई, ब्रेकिंग की बात हो गई, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। और नेक्स्ट एस्पेक्ट वैसे तो इस गाड़ी पे अप्लाई नहीं होता, बट स्टिल आप लोगों को बता दूं, NVH लेवल्स। तो दोस्तों विंड नॉइज़ आपको फील होगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई और नॉइज़ है ही नहीं। अदरवाइज टिपिकल अगर आप पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन चलाते हैं तो वहाँ पे आपको यही विंड नॉइज़ फील नहीं होती है। बस इतना सा डिफ्रेंसिएशन है। बाकी टायर नॉइज़ वगैरह इस गाड़ी के अंदर तो पर्टिकुलरली मुझे फील हुई नहीं। और जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि मैं पहले भी नेक्सॉन ईवी मैक्स को चला चुका हूँ और आपको कुछ वीडियोस दे चुका हूँ। तो ये मेरा सेकंड टाइम है। पर्टिकुलरली NVH लेवल्स में सिर्फ एक विंड नॉइज़ है जो 120 की स्पीड या उससे ऊपर जाने पे हल्की फुल्की फील होने लग जाती है, और वो भी यहाँ ORVMs के यहाँ से जब हवा कटती है तभी फील होती है। अदरवाइज़ कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है कि आपको प्रॉपर विंड नॉइज़ फील हो। बाकी और कोई नॉइज़ तो ईवी के अंदर होती नहीं है। और टायर नॉइज़ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वाइब्रेशन का कोई मतलब नहीं है और हार्शनेस का भी कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल NVH लेवल्स आपको समझा दिए, बता दिए। अब आ जाते हैं अगेन कंफर्ट की तरफ। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं किस कंफर्ट की बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब जिस कंफर्ट की बात होने वाली है वो है बेसिकली कार का ओवरऑल कंफर्ट, जिसमें सभी पैसेंजर्स आ जाते हैं, सिर्फ ड्राइवर की बात नहीं हो रही है। और एक जो बैलेंस बनाया जाता है कार में स्टिफनेस का या कंफर्ट का, वो इस ईवी मैक्स के अंदर कैसा है और किस तरीके से बनाया गया है, उस चीज़ की बात करेंगे। तो दोस्तों इस नेक्सॉन ईवी मैक्स के अंदर जो कंफर्ट रखा गया है वो ओवरऑल वेल बैलेंस्ड है। और सबसे पहले वहाँ पे आपके काम करते हैं टायर्स, जो कि 16 इंचज़ आते हैं इस गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के हिसाब से 16 इंचज़ बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। आपको वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। तो सस्पेंशन सेटअप में दोस्तों टाटा ओवरऑल अपनी हर गाड़ी के अंदर मैं क्लेम कर सकता हूँ कि एक अच्छा ही काम कर रहा है, अच्छा ही बैलेंस मेंटेन कर रहा है। और अगर इनकी अपनी फ्लैगशिप गाड़ियों की तरफ बात करें, जो कि आज की डेट में तो हैं हैरियर और सफारी, तो उनके अंदर तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सस्पेंशन सेटअप आपको देखने को मिल ही रहा है। और उसके अंदर भी मेरे को तो कोई डाउट नहीं है, अगर आपको है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं टाटा की किसी भी नियर बाय डीलरशिप पे और चला के खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे कंफर्ट लेवल्स हैं इन गाड़ियों के। बाकी मैं ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ और मेरे को एज सच कोई परेशानी नहीं लगी। हाँ, एक चीज़ है जिसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगी मुझे, वो है रेयर सीट के अपने इनग्रेस और आउटग्रेस में। पीछे दोस्तों डोर्स में जगह कुछ कम है, या ओवरऑल विड्थ वगैरह कुछ कम लगी, या डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से करी गई है कि एक SUV होने के बाद भी, एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी इसके अंदर आपको थोड़ी सी इनग्रेस आउटग्रेस में परेशानी आ सकती है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है। बाकी पीछे AC वेंट्स वगैरह दे दिए गए हैं और पीछे की अंडर थाई सपोर्ट भी थोड़ी इंप्रूव करी जा सकती है पैसेंजर्स के हिसाब से। बाकी एज सच कंफर्ट डिपार्टमेंट बोलूँ या कोई सा डिपार्टमेंट बोलूँ, मेरे को पर्टिकुलरली कंफर्ट में कोई परेशानी नहीं है। नो मैटर
आप पैसेंजर हैं, आप ड्राइवर हैं या आप को ड्राइवर हैं। बाकी दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है स्टीयरिंग रिस्पॉन्स। तो दोस्तों स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बेसिकली सिटी के हिसाब से ट्यून्ड है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये गाड़ी स्पोर्ट मोड में एक प्रॉपर स्पोर्टी फील आपको देती है, बट वहाँ पे स्टीयरिंग आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरीके की पावर आपको डिलीवर हो रही है उस तरीके से आपका स्टीयरिंग ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, एक सिटी के हिसाब से ये गाड़ी बनाई गई है। हाँ डेफिनेटली एक ईवी होने के कारण इसके अंदर पावर फिगर्स भी और रियल लाइफ पावर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, बट स्टीयरिंग कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से चलाना जानते हैं या आप पावर को कंट्रोल करना जानते हैं तो आपको परेशान नहीं करेगा। अदरवाइज आपको स्टीयरिंग ऐसा लगेगा कि स्पोर्ट मोड के अंदर उतना ज़्यादा फील और फीडबैक आपको नहीं दे रहा है। बाकी पार्किंग के हिसाब से या नॉर्मल डे टू डे ड्राइविंग के हिसाब से स्टीयरिंग किसी तरह से भी टाइट नहीं है, और वो चीज़ डेफिनेटली काफ़ी सारे बायर्स अप्रिशिएट करेंगे। और एक सिटी यूज़ कार के हिसाब से तो डेफिनेटली स्टीयरिंग लाइट ही होना चाहिए। हाँ हाई स्पीड्स में भी वे अप हो जाता है, बट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या जितना इसके पेट्रोल और डीजल काउंटर पार्ट्स वे कर जाते हैं। बाकी उसके बाद बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट बात आ जाती है अपने ओवरऑल ट्रांसमिशन की। तो आप जानते हैं कि ईवीज़ के अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं होता है और काफ़ी लैग फ्री गियर शिफ्टिंग होती है आपकी, क्योंकि एक्चुअल में रियल में अगर बात करें तो इनमें गियर्स वगैरह नहीं होते हैं। इनफाइनाइट गियर रेशियो होता है, या ECVT आप बोलें या आप किसी भी हिसाब से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी तरह का कोई लैग नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे मैं 60 पे हूँ, अभी अगर मैं पेडल प्रेस कर दूंगा तो अभी मेरे को अच्छी खासी पावर देखने को मिल जाएगी। और ये कुछ एस्पेक्ट रहता है ईवीज़ का। बाकी अब आ जाते हैं एक ईवी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ, जो कि है रेंज। अब दोस्तों रेंज हो, माइलेज हो, बेसिकली पैसे कितने लगते हैं गाड़ी को चलाने में, और ईवी का हमने हमेशा से सुना है कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती चलती है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो इसका एस्पेक्ट भी आपको बताना और क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बता देता हूँ क्लियर टर्म्स में। तो दोस्तों डेफिनेटली गाड़ी सस्ती पड़ती है, बट सस्ती किस केस में पड़ती है वो भी आपको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि पुराने टाटा टिगोर ईवी पे जब मैंने ट्रिप करा था तो एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाई थी और उसमें आपको बताया था कि किस तरह से कमर्शियल चार्जिंग के रेट्स कॉस्ट करते हैं। तो आज आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। तो दोस्तों ये गाड़ी लगभग 5% से 100% चार्ज होने में 45 से 50 यूनिट्स लेती है इलेक्ट्रिसिटी के। अब आपको शायद ये फिगर ज़्यादा लग रही हो, बट इतने में ये गाड़ी चल जाती है 300 से 350 किलोमीटर। तो 50 यूनिट की कॉस्ट अगर आप घर के हिसाब से लगाएं तो आप अपने स्टेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे आपको अगर एक रफ बॉलपार्क फिगर दे दूं तो 6 से 8 रुपए की कॉस्टिंग होती है, और हो सकता है कुछ स्टेट्स में इससे भी कम हो, बट कुछ स्टेट में इससे ज़्यादा हो सकती है। तो हम बॉलपार्क फिगर को और ज़्यादा ऊपर करके 10 रुपये पकड़ लेते हैं। 50 यूनिट के लिए 500 रुपये। तो आपकी गाड़ी अगर 350 भी चलती है तो उसमें आपको लगभग देखने को मिल जाते हैं 1.5 रुपये किलोमीटर। वेयर एज मैं अपने घर की दिल्ली की अगर बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे मेरी गाड़ी वही अगर 7 रुपये या 6 रुपये 8 रुपये जो मर्जी मैं कैलकुलेट कर लूँ, मेरी गाड़ी 1 रुपये किलोमीटर की कॉस्ट से ऊपर नहीं जाती है। तो वही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर एज अगर आप कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन यूज़ करते हैं, जैसा कि मेरे पास ये कार आई है 4-5 दिनों के लिए, और मेरे पास कोई होम चार्जिंग सोल्यूशन नहीं है, ना मेरा घर उस तरह से बिल्ड है कि मैं इसके पोर्टेबल चार्जर को यूज़ कर सकूं, और पोर्टेबल चार्जर काफ़ी ज़्यादा स्लो भी लगता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैं प्रेफर करता हूँ कमर्शियल चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग। तो वहाँ पे मेरी कॉस्ट पर यूनिट की पड़ जाती है मुझे कहीं ना कहीं फ्रॉम 17 रुपीज़ टू 25 रुपीज़। डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, ब्रांड टू ब्रांड, चार्जर टू चार्जर। और आप देखेंगे तो अगर आप 8 रुपये से कैलकुलेट करेंगे 25 रुपये, एक्चुअली 3 गुना फिगर हो जाती है। तो आपकी रनिंग कॉस्ट 1 रुपये से सीधा 3 रुपये पहुँच जाती है। तो वहाँ पे ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगेगी, क्योंकि रफली CNG गाड़ियाँ भी लगभग 3 से 4 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट में ही आपको देखने को मिलती हैं, और उन गाड़ियों के अंदर आपको इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने पड़ते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप घर पे अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं तो ही एक ईवी की तरफ नज़र बनाइए। बाकी नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो रेंज का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अगर आप स्पेसिफिकली इको मोड में चलेंगे और लॉन्ग जर्नी पे रेंज के हिसाब से चलेंगे, अपने रीजन मोड को रखेंगे लेवल 3 पे और मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करेंगे इस गाड़ी से, तो ये गाड़ी आपको समवेयर अराउंड
डिलीवर कर देगी 350 किलोमीटर। बट मैंने जो 2-3 बार इसका रेंज टेस्ट करा है और पहले भी एक बार किया था, तो उसमें मैंने पाया कि अगर मैं तीनों मोड्स को यूज़ करता हूँ, सारे फीचर्स को यूज़ करता हूँ, तो उसके बाद मेरे को 300 to 320 की फिगर्स मिल जाती हैं, जो ओवरऑल एक ठीक ठाक रेंज है। क्योंकि 300 और 320 किलोमीटर में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल आप अपनी रनिंग देख सकते हैं, अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर्स अ डे की भी है तो आपको 3 दिन में एक बार ये गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से 3 दिन में एक बार गाड़ी को चार्ज करना किसी भी तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी भी यूज़र के लिए। बाकी अगर आप और ज़्यादा टाइम बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ज़्यादा पैसे दे के कमर्शियल चार्जर का यूज़ कर सकते हैं। और 3 दिन में एक बार डेफिनेटली अगर आपके 800-900 रुपये भी लग जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको वो रनिंग कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा लगने वाली है। चलिए, ये तो हो गई रेंज की बात। अब हम कर रहे थे रीजन मोड्स की बात। तो दोस्तों, बैटरी रीजन मोड्स पहले टाटा नेक्सॉन ईवी के अंदर नहीं आया करते थे, बट ईवी मैक्स के अंदर जैसे ही आए थे तो टाटा ने अपने नेक्सॉन ईवी यूज़र्स के लिए भी ये प्रोवाइड करा दिया था। बेसिकली आपको क्लियर अगर समझाऊं तो ईवी प्राइम वाले यूज़र्स को भी ये फीचर एज एन अपग्रेड मिल गया था। और ईवी के अंदर ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, रीजन ब्रेकिंग बेसिकली जिन लोगों ने ईवी नहीं चलाई है उन लोगों को अगर समझाऊं तो क्लियरली जैसे ही मैं रेस छोड़ूंगा नीचे से तो मेरी गाड़ी खुद ब्रेक करने लग जाएगी, और इस ब्रेकिंग पावर की वजह से मेरी गाड़ी चार्ज भी होने लग जाएगी। ये होता है बेसिक फॉर्मेट एक अपनी बैटरी रीजन होने का या फिर इलेक्ट्रिक कार के पावर रीजनरेशन का। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल पा रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, और लेफ्ट में आपको इंडिकेटर देखने को मिल रहा है रीजनरेशन का। तो ये जेन्युइनली काम करता है और मैंने एक्सपीरियंस करा है। बाकी मैंने दूसरी गाड़ियों में भी एक्सपीरियंस करा है और कई एस्पेक्ट्स में मैं इसे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके काम आती है, बट आपको आदत पड़ने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, बट डेफिनेटली ये एक काम की चीज़ रहने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। अब आप जानते हैं कि टाटा नेक्सॉन एक एसयूवी टाइप फॉर्मेट की गाड़ी है, और ईवी हो, ईवी प्राइम हो, ईवी मैक्स हो, टाटा नेक्सॉन के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस रखी गई है और आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी एक पॉइंट आ जाता है टर्निंग रेडियस। तो दोस्तों, सब 4 मीटर की गाड़ी है और टर्निंग रेडियस भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, और मैं बोलूँगा ओवरऑल आपको सिटी में चलाने के हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फाइन ट्यून्ड लगेगी। हाईवेज पे अगर आप चलाएंगे इस गाड़ी को तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा पंच, काफ़ी ज़्यादा पावर फील होगा, और ओवरऑल मेरे हिसाब से यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं। अब जब हाईवेज़ की बात हो ही गई है तो अपना हैंडलिंग, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और बॉडी रोल, ये 3 एस्पेक्ट रह गए हैं। उसके बाद कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। बाकी आपको अभी तक ये वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको सभी चीज़ें क्लियरली मैं बता पाऊँ, समझा पाऊँ, जो मैंने नोट करी है अपनी ड्राइव के दौरान। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पावर काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी के अंदर, और वो आपको ओवरऑल हैंडल भी करनी आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इनिशियली हैंडलिंग उतनी बढ़िया नहीं लगेगी इस गाड़ी की, जो शायद पहली बार ड्राइव कर रहे हैं एक ईवी को या इस गाड़ी को। बट ओवरऑल जब आपको इस गाड़ी की पावर को यूज़ करना आ जाएगा तब आपको इस गाड़ी की हैंडलिंग से कोई खास शिकायत नहीं बचेगी। हाँ, डेफिनेटली एक स्पोर्टी कार नहीं है, और स्पोर्ट्स मोड में ऑलमोस्ट ये स्पोर्टी कार फील होती है। ये जितने भी स्पोर्टियर वर्जन आते हैं 10 या 20 लाख रुपए वाली गाड़ियों के, उनसे ज़्यादा पावरफुल आपको ये फील होगी। और ये जो 9 सेकंड की फिगर है 0 to 100 की, ये आपको मैक्सिमम गाड़ियों में नहीं देखने को मिलती है अगर 20 लाख रुपए के प्राइस फिगर की बात करें तो उस हिसाब से अगर आपको बोलूँ तो ओवरऑल हैंडलिंग ठीक ठाक है, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी, क्योंकि एक हैवी कार है, एक 5 स्टार रेटेड कार है और टाटा की बिल्ड आप जानते हैं, तो उस हिसाब से हाई स्पीड स्टेबिलिटी में डेफिनेटली आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अब आ जाता है दोस्तों एक पॉइंट, बॉडी रोल। बॉडी रोल बेसिकली सब लोग समझते हैं भी हैं और नहीं भी समझते हैं, तो आपको एक क्लियर भाषा में समझा देता हूँ। बॉडी रोल होता है बेसिकली जो आपको अंदर कहीं ना कहीं फील होता है कि गाड़ी हाइट की वजह से थोड़ा सा बॉडी रोल कैरी कर रही है। तो इस गाड़ी के अंदर वो कैसा एस्पेक्ट है,
क्योंकि ये एक ऊंची गाड़ी है और डिज़ाइनिंग इसकी कुछ उस तरीके से ही करी गई है, तो डेफिनेटली बॉडी रोल इसके अंदर है। बट क्योंकि ये लेंथ में बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ी नहीं है, ऊंची भले ही हो, तो उस वजह से इसका बॉडी रोल आपको परेशान नहीं करता है और आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती है। बाकी दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे इस गाड़ी के बारे में। कैसी लगी आपको ये वीडियो? और कई सारी वीडियोस आ रही हैं इस गाड़ी के ऊपर, तो आप चाहें तो जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।